हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सो स्टूडेंट्स, हमारे पास एनएससीजीएस के क्लास के लिए हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। और स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत टफ लगता है, रीजन बीइंग क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है। सो अगर किसी ने अभी तक ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नहीं स्टार्ट किया तो सिर्फ एक लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छे से देख लोगे, सो उसमें तुम्हारे पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और इस लेक्चर के बाद इलेक्ट्रिसिटी के जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे उससे ट्राई करना। इन केस कुछ डाउट आता है सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बेसिक टर्म है दैट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म चार्ज। सो चार्ज को हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल क्यू। अब चार्ज हमारे पास क्या है? देखो, चार्ज किसी भी एक मैटर की, कोई भी मैटर हो, उस मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो हमें दो चीजें बताती है। वन, इट टेल्स अबाउट द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, और दूसरा हमें ये बताती है मैग्नेटिक बिहेवियर। सो चार्ज का सिंपली काम क्या है? डेफिनेशन फटाफट से लिखते चलो, दैट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच it behaves as an electric and magnetic behavior. अब हमारे पास आती है इसकी एसआई यूनिट। सो कीप रिमेंबर स्टूडेंट, इसकी एसआई यूनिट हमारे पास होती है कूलम। और दूसरा है हमारे पास इसकी सीजीएस यूनिट। सो सीजीएस यूनिट है हमारे पास इसकी स्टार्ट कूलम। सो एसआई यूनिट कूलम एंड सीजीएस यूनिट हमारे पास क्या है स्टूडेंट? इसकी स्टार्ट कूलम। फिर यहाँ से हमारे पास आता है इसकी प्रॉपर्टीज। फटाफट से इसकी प्रॉपर्टीज देखते चलो। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है, देखो चार्ज हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इन द सेंस कि अब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है, कुछ डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब हम इसको एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास कोई कंडक्टर है, या मतलब कोई बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर डिफरेंट चार्जेस मैंने रख दिए, मान लो 1 कूलम, ये -2 कूलम, ये 3 कूलम। सो नेट चार्ज जो हमारे पास बॉडी पे होगा वो हमारे पास होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस दैट आर प्रेजेंट इन अ बॉडी। सो हमारे पास किसके इक्वल होगा? 1 कूलम प्लस -2 कूलम प्लस 3 कूलम। सो हो जाएगा 1 - 2 -1 प्लस 3, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 कूलम। तो नेट चार्ज बॉडी पे कितना आ गया? 2 कूलम। सो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। कि जो हमारा चार्ज है वो हम उसको लिख सकते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ all the charges that are placed in a body. So it is known as additive nature of charge. सेकेंड है हमारे पास स्टूडेंट्स the most important property, that is quantization of charge. अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम स्टूडेंट्स कब यूज करते हैं? क्वांटाइजेशन हम यूज करते हैं जब हमें नंबर कैलकुलेट करना होता है। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हमारे पास क्या है कि जब हमें ये चेक करना है कि किसी बॉडी में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या? देखो, मान लो अगर मैंने बोला कि एक बॉडी है, उस पर अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया तो उस पर चार्ज स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 1। एक इलेक्ट्रॉन और रख दिया तो चार्ज कितना हो गया? 2। एक इलेक्ट्रॉन और रख दिया तो चार्ज कितना हो गया? 3। अब मुझे नहीं पता है कि इस बॉडी में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो मैं उसको कंसीडर करूंगी कि बॉडी में कितने प्रेजेंट है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि एट प्रेजेंट मुझे तो नहीं पता किसी बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो मैंने ये कह दिया कि इस बॉडी पे लेट सपोज एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो अगर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो चार्ज मेरे पास किसके इक्वल होगा? एन।
सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से मेरे पास Q किसके इक्वल आ गया n, और Q की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल है प्लस माइनस n। अब प्लस कब आता है, प्लस n हमारे पास तब आएगा जब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है। तो जब बॉडी में से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो उस पर चार्ज आ जाएगा Q इक्वल्स टू प्लस n। अब कोई लूज कर रहा है तो इसका मतलब कोई तो ऐसा होगा जो उसको एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो जो उसको एक्सेप्ट करेगा उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो हो जाएगा Q इक्वल्स टू माइनस। सो n हमारे पास, रिमाइंड वेरी केयरफुली कि n हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, n है हमारे पास इंटीजर। n की वैल्यू फ्रैक्शंस में नहीं होगी, n की वैल्यू डेसिमल में नहीं होगी, n हमेशा हमारे पास होगा इंटीजर 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। और हमारे पास E क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो इंटीजर हो गया और n इंटीजर, E हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या आ गया, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस n। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन है that how many number of electrons are present in 1 coulomb of charge। Are present in 1 coulomb of charge। अब यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स जब भी मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर कैलकुलेट करना है, सो मैं वहाँ पे यूज करूँगी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि वहीं से तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो मेरे पास Q किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस n। सो n क्या हो जाएगा, Q बाई। सो Q की वैल्यू क्या है 1 कूलम, E क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको जब डिवाइड करूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब यहाँ से कितने भी के लिए भी पूछ सकता है कि मान लो 10 कूलम के लिए पूछ लिया तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 20 के लिए पूछ लिया तो 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखो क्या है कि टोटल चार्ज हमारे पास क्या रहेगा, कंजर्व, यानी कि चार्ज हमारे पास ना तो क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। चार्ज हमारे पास ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जैसे देखो अभी मैंने बताया प्लस n ही आया जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ये तो ट्रांसफर हुआ, जब ट्रांसफर हुआ तो किसी ने गेन कर लिया, तो पूरे सिस्टम का जो चार्ज है वो हमारे पास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। सो दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर समझ आ गया, कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन। अब फिर हमारे पास हमें पता है कि लाइक चार्जेस, लाइक मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। अनलाइक चार्जेस मीन्स एक प्लस है एक माइनस है, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। सो ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई चार्ज की। सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स आई से। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मीन्स अगर मैं ये बोलती हूँ कि एक कंडक्टर है, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ, दोबारा सुनो, कि हमारे पास कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। सो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट
टाइम टेकन। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? Q से। टाइम को किससे डिनोट करते हैं? T से। सो I मेरे पास कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? Q बाय T। फिर आती है इसकी SI यूनिट। सो SI यूनिट चार्ज की, कूलम, टाइम की सेकेंड। सो कूलम पर सेकेंड, और ये किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स? एम्पियर, दैट इज कैपिटल ए। सो ये हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट whose SI यूनिट इज एम्पियर। और इलेक्ट्रिक करंट भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट, से बात ध्यान रखनी है, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है। सो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब इसमें कुछ साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है कि जो चार्ज है ये कन्वेंशनली हमने खुद से डायरेक्शन एज्यूम करी है फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस, कि अगर मैं बोलती हूँ कि चार्ज जिस साइड फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो करता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने कन्वेंशनली डायरेक्शन ली है दैट करंट फ्लोज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस। मान लो कि एक कंडक्टर है, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। सो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, सो करंट मेरे पास किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। सो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन रहती है वो क्या रहेगी? ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, बट हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है स्टूडेंट्स? स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ से ऐसे मत एज्यूम करना कि एक तरफ तो मैं ये बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस, और दूसरी तरफ मैं बोल रही हूँ स्केलर क्वांटिटी। ये हमने सिर्फ डायरेक्शन कन्वेंशनली ली है, राइट, just to solve the questions, just to solve the concept only. Okay, let's continue. अब हमारे पास इसमें एक प्रॉपर्टी और है कि देखो, किसी भी एक पॉइंट पे जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा। दैट मीन्स करंट एंटरिंग एट अ जंक्शन। जंक्शन मीन्स जहाँ पे दो या दो से ज्यादा वायर्स मीट कर रही हैं, तो जितना करंट एक जंक्शन पे एंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, देखो ये जंक्शन हो गया, दो या दो से ज्यादा वायर्स मीट कर रही है ना। तो मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि 1 एम्पियर आया और यहाँ से मेरे पास आया 2 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना जाएगा? तो जितना करंट इस जंक्शन पे एंटर किया, 1 + 2 3, तो 3 ही यहाँ से क्या हो जाएगा? लीव हो जाएगा। सो करंट एंटरिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग। कुछ भी लॉस नहीं होगा, एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे भी फॉलो होगा। जैसे वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो हो रहा था, तो यहाँ पे कंजर्वेशन अप्लाई होगा, ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है, इसके क्वेश्चंस लास्ट में करवाती हूँ, बहुत सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आज सच डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference and electric potential. सुनो, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? स्टूडेंट, सबसे पहले एक बात ध्यान रखो कि हम ये कॉन्सेप्ट यूज क्यों कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास 2 बकेट है वाटर के और तुमने उसको पाइप से कनेक्ट कर दिया, ठीक, इसमें पानी कम है और इस वाले में पानी ज्यादा है, और तुमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो अब क्या होगा कि वाटर फ्लो करेगा ज्यादा से कम की तरफ, मतलब यहाँ से यहाँ मेरे पास वाटर फ्लो करेगा, और ये वाटर फ्लो कब तक करेगा? जब तक दोनों का लेवल क्या ना हो जाए, सेम हो जाए। जब दोनों बकेट्स का वाटर लेवल सेम हो जाएगा, उस केस में मेरे पास फ्लो क्या हो जाएगा? स्टॉप। अब कोई फ्लो नहीं होगा। यानी कि ये मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि फ्लो करने की बेसिक कंडीशन हमारे पास क्या है? डिफरेंस। देयर शुड बी अ डिफरेंस।
सिमिलरली अगर मुझे करंट को फ्लो कराना है, सो करंट को फ्लो कराने के लिए हमारे पास देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब जब हम आगे बैटरी, अभी बताऊंगी कि जब हम बैटरी को डिनोट करते हैं हम इस तरीके से करते हैं। ये हमारे पास कोई सेटअप है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, ये प्लस ये माइनस, इसी वजह से हमारे पास करंट फ्लो करता है। और करंट फ्लो कैसे करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें ये देखना है कि हमारा करंट कैसे फ्लो कर रहा है, राइट? सो पोटेंशियल डिफरेंस है तभी करंट फ्लो करेगा। अगर दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे तो उस वायर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो वायर से करंट फ्लो करने के लिए हमारे पास एक बेसिक कंडीशन है दैट देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है देखो, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों में सिर्फ बहुत माइनर सा चेंज है। जैसे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करती हूँ, मान लो मेरे पास एक ए पॉइंट है और ये मेरे पास है बी पॉइंट। दो पॉइंट है मेरे पास, ए एंड बी। मेरे पास इस ए पॉइंट पे कुछ चार्ज रखा हुआ है। ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे मेरे पास क्या है? कुछ चार्ज। इस चार्ज पे मैं कुछ फोर्स अप्लाई किया। तो जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये कुछ डिस्प्लेस करेगा, मीन्स इसमें कुछ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या है? वर्क। सो इसका मतलब कि हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आने में, उसे हम क्या नाम देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। दोबारा सुनो, क्या है कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, सॉरी दो पॉइंट्स हैं। मैंने एक चार्ज को यहाँ पे रख लिया, तो इस चार्ज पे मुझे यहाँ से यहाँ पे लेके आने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, उसे हम नाम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या हो गया? VEP। क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो हमारे पास ये वर्क AB in bringing a charge Q from one point to another, that is known as potential difference। अब इसको मैं कैसे लिखूंगी? ये मेरे पास इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस है तो मैं उसे लिखूंगी VB माइनस VA इज इक्वल्स टू WEP बाय Q। ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का। अब इसकी SI यूनिट देखो, अगेन ये भी मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है, वर्क स्केलर, चार्ज स्केलर। सो पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब यहां से आती है मेरे पास इसकी SI यूनिट। सो वर्क की SI यूनिट जूल, चार्ज की SI यूनिट कूलम। सो जूल पर कूलम ये हमारे पास किसके इक्वल है? वोल्ट, दैट इज कैपिटल। सो SI यूनिट स्टूडेंट्स हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की क्या हो गई? वोल्ट। और हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर। अब डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में? ये हमने किया पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करती हूँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गया? अब भी मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दोनों पॉइंट्स नोन थे। जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे पास एक पॉइंट इन्फिनिटी पे है। तो अगर मुझे उस चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर दूसरे पॉइंट पे लेके आना है तो उसके लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? और उस वर्क को करने में, मतलब वो वर्क कर रहे हैं इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या है? वर्क डन in bringing a charge from infinity to a particular point
is known as electric potential. अब देखो, जैसे मान लो ये हमारे पास एक ए पॉइंट है, ये हमारे पास इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे कुछ चार्ज रखा हुआ, सो मैंने इस चार्ज पे फोर्स लगाया, सो इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, वर्क। सो कितना वर्क करना पड़ा इस चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे लेके आने में, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, सो डिफरेंस के लिए दोनों पॉइंट्स हमारे पास नोन होंगे, और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सो हमारे पास क्या होगा, एक पॉइंट इन्फिनिटी पे है। इसको नोट करो जल्दी से, एक मिनट। कर लिया नोट, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। ऐसा यूनिट ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। अब हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ की पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, सो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है हाई पोटेंशियल। अब नेगेटिव चार्ज आ गया तो हमारे पास क्या हो गया, लो पोटेंशियल, और करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मींस पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब दिस इज एट हाई पोटेंशियल। ये हमारे पास नेगेटिव है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, लो पोटेंशियल। करंट हमारे पास कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मींस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद हमारे पास आता है इसी में एक फॉर्मूला, दैट इफ यू वांट टू कैलकुलेट potential due to a point charge, कि अगर हमें कैलकुलेट क्या करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अब हमारे पास क्या है, ये मान लो ये पॉइंट ए है, इस पे चार्ज रखा हुआ, दैट इज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस आर। सो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक और फॉर्मूला, V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे K क्या है, K हमारे पास है कूलम्ब्स कांस्टेंट, और इस कूलम्ब्स कांस्टेंट की वैल्यू है हमारे पास 9 इंटू 10⁹9। Q हमारे पास क्या है, चार्ज, R मेरे पास क्या है, डिस्टेंस। सो ये आ जाएगा V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट 0.1 मीटर from an isolated point charge is 100 volt. The nature of point charge is, try to solve it और जल्दी से मुझे आंसर बताओ कि इसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, क्या होगा इसका नेचर। जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स आंसर। अब हमें क्या दे रखा है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट 0.1 मीटर फ्रॉम एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज इज 10 वोल्ट। अब हमारे पास
डिस्टेंस दे रखा है, v दे रखा है, हमें चार्ज का नेचर बताना है कि चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कैसा चार्ज होगा। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट v इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। ठीक, अब मेरे पास क्या है, q मेरे पास क्या है, नेचर बताना है। k की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁹, यूनिट से बता देती हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हमारे पास k पॉजिटिव है, v हमारे पास पॉजिटिव है, r डिस्टेंस हमारे पास क्या है 0.1 मीटर। तो अब जब भी जो कुछ भी इसको सॉल्व करोगे, सो सॉल्व करके q भी मेरे पास कैसा आएगा स्टूडेंट्स, यस, सो q भी हमारे पास क्या आ जाएगा। सो यहाँ से हमें पता लग गया दैट नेचर ऑफ द पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव। आई होप ये सबको क्लियर होगा। और अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो तो हो ही जाएंगे, सिर्फ फॉर्मूलेस में वैल्यूज पुट करनी है, यू विल गेट द आंसर, राइट। सो लेट्स डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ, दैट इज योर ओम्स लॉ। क्या कोई बताएगा मुझे ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ, देखो ओम्स लॉ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, अगर मैं ये बोलती हूँ कि हमारे पास फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ये हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है। सो अगर मेरे पास फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर ये कांस्टेंट है, सो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। means V is directly proportional to I, that is your Ohm's law. V अभी बताया स्टूडेंट्स क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, I मेरे पास क्या था, करंट। सो ओम्स लॉ क्या कह रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। तो V प्रोपोर्शनल किसके हो गया, I के। अब यहाँ से देखो हमारे पास, हमें बात पता है स्टूडेंट्स, अगर प्रोपोर्शनैलिटी के दोनों साइड मेरे पास सेम पावर है, एक ही पावर है, उस केस में जो हमारा ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। सो हमारे पास V और I का ग्राफ कैसा आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन, मीन्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करूंगी, सो मेरे पास I का आ जाएगा कांस्टेंट, दैट इज R। सो ये R मेरे पास क्या है, कांस्टेंट, और इसको हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना कि किसी भी फॉर्मूले का कोई कांस्टेंट है, इसका मतलब वो सिर्फ उसी का कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर सकता। हमारे पास क्वेश्चन ये आता है दैट फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ये सिर्फ इस फॉर्मूले का कांस्टेंट है, इसका मतलब R जो है वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, V पे हमारे पास डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है। ठीक, और यहाँ से अगर मैं R देखूँ तो R स्टूडेंट्स मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, V बाय I। अब ये V कौन से एक्सिस पे आया, Y एक्सिस पे। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज इन Y कोऑर्डिनेट। ठीक, अपॉन I स्टूडेंट्स हमारे पास कौन से एक्सिस पे आ रहा है, X एक्सिस पे। सो दैट इज चेंज इन X कोऑर्डिनेट। सो R मेरे पास क्या आ गया, चेंज इन Y कोऑर्डिनेट टू द चेंज इन X कोऑर्डिनेट, और ये हमारे पास होता है स्लोप ऑफ VI ग्राफ। मीन्स यहाँ से ये मतलब हो गया कि अगर मेरे पास V और I का स्लोप निकाल रहे हैं, सो ये स्लोप हमारे पास किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस के इक्वल। सो रेजिस्टेंस यहाँ से कैसे आएगा, मतलब अगर कोई क्वेश्चन हमें गिवन है VI ग्राफ और मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, सो मैं सिंपली क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ, स्लोप कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो स्लोप निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये फॉर्मूला, और दूसरा हम निकाल सकते हैं स्लोप इज इक्वल्स टू R इक्वल्स टू tan थीटा।
एंड कीप रिमाइंड वन थिंग स्टूडेंट्स, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना इसको। सो ये थीटा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, दिस इज द एंगल मेड विथ x axis in anti-clockwise डायरेक्शन। सो थीटा हमारे पास एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, किस एक्सिस में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप ये सबको क्लियर होगा। सो हमारे पास स्लोप किसके इक्वल आ गया, आर, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, टैन थीटा। दो फॉर्मूलेज आ गए। अब क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास v है और ये मेरे पास i है। 2 4 6 8, यहाँ पे है 1 2 3 4। ये हमारे पास ग्राफ बन रहा है ऐसे स्ट्रेट लाइन। ठीक, मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो रेजिस्टेंस क्या है, चेंज इन y कोऑर्डिनेट। तो y में देखो कितना चेंज आ रहा है, 2 2 का चेंज आ रहा है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ का देखो, सो 4 - 2। चेंज इन x कोऑर्डिनेट, तो 1 से 2 में कितना चेंज आ रहा है, 2 - 1। तो ये क्या हो गया, 2/1 दैट इज इक्वल्स टू 2। सो हमारे पास स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 2। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। सिर्फ ग्राफ में चेंज देखा, y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, यू विल गेट योर आंसर। सो अब इसी से रिलेटेड मान लो अगर हमें एंगल गिवन हो, दिस इज v एंड दिस इज i। मान लो ये x एक्सिस के साथ एंगल बनना चाहिए, ध्यान रखना है, ये 30 डिग्री। सो अब 30 डिग्री है, सो मुझे स्लोप निकालना है। सो स्लोप किसके इक्वल होगा, r इज इक्वल्स टू tan थीटा। सो थीटा मेरे पास कितना हो गया, 30। सो ये कितना हो गया, 1/√3। ठीक, अब इससे रिलेटेड जो थीटा से ज़्यादा केसेस बनते हैं क्वेश्चंस आने के, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कई बार कि रेशियो निकालना है। देखो ये a है और ये हमारे पास क्या है, b। ये हमारे पास 30 है, ये हमारे पास 30। फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस a टू द b। करना एक बार कैलकुलेट और मुझे आंसर बताओ कमेंट्स में स्टूडेंट्स। रेजिस्टेंस ए और बी का निकालना। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने 1:1 लिख दिया होगा, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, मैंने अभी बताया कि बच्चे जो भी एंगल हमें देखना है वो हमारा एक्स एक्सिस के साथ देखना है। सो अगर मैं रेजिस्टेंस ए की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30। तो यहाँ हो जाएगा tan 30। और अगर मैं बी की बात करूं तो ये बी इसके साथ तो 30 बना रहा है, बट हमें किसके साथ देखना है, एक्स एक्सिस के साथ। तो ये कितना हो गया, 60। सो हो जाएगा tan 60। सो हमारे पास रेशियो आ गया आर ए टू द आर बी। तो ये हो जाएगा tan 30 डिवाइडेड बाय tan 60। सो tan 30 क्या है, 1/√3 और tan 60 क्या है, √3। सो ये कितना हो जाएगा, 1:3। सो रेजिस्टेंस ऑफ ए और रेजिस्टेंस ऑफ बी का रेशियो कितना आ गया, 1:3। ये हमारे पास आ गया आंसर। सो आई होप ओम्स लॉ की डेफिनेशन, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सबको क्लियर होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन, अभी मैंने बताया कि रेजिस्टेंस सिर्फ उस फॉर्मूले का कांस्टेंट है। इट डजंट मीन कि रेजिस्टेंस किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। सो हमारे पास क्वेश्चन है दैट फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। अब
किन किन फैक्टर पे मेरे पास ये रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। सो रेजिस्टेंस हमारे पास सबसे पहली बात तो वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है कि अगर मेरे पास ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ है मेरे पास L, सो ये रेजिस्टेंस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टूडेंट L, वेयर L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर है। दूसरा हमारे पास है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A। दूसरा हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A, और A हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो दूसरा हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब मैंने ये दो इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया, सो ये आ गया। अब जब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करूंगी, सो मेरे पास आ जाएगा एक कांस्टेंट, दैट इज रो एल बाई ई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये रो मेरे पास क्या है, दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो हमारे पास रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया। मतलब अगर लेंथ को बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, एरिया को बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और फॉर्मूला आ गया R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो अब यहाँ से रो मेरे पास क्या है, रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी स्टूडेंट इस फॉर्मूले का कांस्टेंट है, तो अगर ये इस फॉर्मूले का कांस्टेंट है इसका मतलब कि ये इस फॉर्मूले में जो जो अदर क्वांटिटी है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। बट अगेन इट डजंट मीन कि वो किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर सकता। जैसे रेजिस्टेंस हमारे पास लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, वैसे ही रेजिस्टिविटी किसी और फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टिविटी R इंटू ए बाई एल। सो रेजिस्टेंस ओम, एरिया मीटर स्क्वायर एंड मीटर। सो रेजिस्टिविटी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई, SI यूनिट ओम। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अब रेजिस्टिविटी सिंपली दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो है हमारे पास टेम्परेचर और दूसरा है मेरे पास नेचर ऑफ मटेरियल। मींस अगर मैं मटेरियल ही चेंज कर देती हूँ तो मेरे पास रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। अगर एक है मेरे पास एल्यूमिनियम, एक है मेरे पास कॉपर, दोनों मेरे पास क्या है, अलग अलग मटेरियल है, तो कोई मतलब नहीं है उसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। क्योंकि मटेरियल डिफरेंट है सो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट। क्लियर। हाँ, अगर दोनों एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के बने हुए हैं तो मटेरियल मेरे पास क्या है, सेम। तो अगर मटेरियल सेम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी भी मेरे पास क्या हो जाएगी, सेम। सो इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, वन इज टेम्परेचर एंड अनदर वन इज नेचर ऑफ मटेरियल। राइट। अब हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं जिससे डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है the specific resistance of a wire। कि हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस रेजिस्टिविटी। तो अब ये रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट है वेरीज विद इट्स लेंथ, सेकंड है वेरीज विद इट्स क्रॉस सेक्शन, varies with its mass, फोर्थ है हमारे पास does not depend on length, cross section and mass।
बताओ आंसर स्टूडेंट्स। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। तो क्या ये लेंथ के साथ वेरी होगा? ना। क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। हमें क्या चाहिए? नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। सो लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इट डजंट डिपेंड ऑन लेंथ, क्रॉस सेक्शन एंड मास, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the specific resistance of a rod of copper as compared to that of a thin wire of copper। हमें क्या बताना है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताना है। क्या होगा? फर्स्ट है इज मोर, इज लेस, इज सेम, और फोर्थ है डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ फायर। सो अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगेन इट इज रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। तो दोनों मटेरियल देखो किसके बने हुए हैं? कॉपर के। तो मटेरियल सेम, सो रेजिस्टिविटी सेम। कुछ और चेक ही नहीं करना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में सिर्फ मटेरियल देख लिया करो। अगर मटेरियल सेम हो गया तो वहां पे रेजिस्टिविटी सेम आएगी। सो आंसर विल बी सेम। सो हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस, राइट? ओके देन। सो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब स्टूडेंट्स सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। वाई सो? क्योंकि स्टूडेंट को एक तो इसके न्यूमेरिकल स्टफ लगते हैं, सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, हम समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ कहाँ कॉम्बिनेशन सीरीज का है, कहाँ पैरेलल का है। देखो ये टॉपिक बोर्ड लेवल तक इट्स क्वाइट इजी, राइट? बट जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो लाइक हमें इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, कुछ ऐसी टेक्निक समझनी है जिससे हमारा क्वेश्चन कम टाइम में सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक? तो हमारे पास देखो सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे पास होता था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास स्टूडेंट्स जो रेजिस्टेंस होते हैं वो सब एंड टू एंड कनेक्ट हैं। एंड टू एंड कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टर एक एंड अगले एंड से कनेक्ट है, फिर उससे अगले एंड से कनेक्ट है। और जब मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो देखो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, हमें बात पता है कि हमारा करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट फ्लो कैसे कर रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो करंट होता है सब रेजिस्टेंस में से सेम फ्लो करता है कि हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, चाहे सब में से हमारे पास जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा सेम। दिस इज R1, R2 एंड R3। सो करंट हमारे पास कैसे फ्लो करेगा? सब में सेम। I विल बी सेम टू ऑल द रेजिस्टर्स। अब करंट हमारे पास बचे क्या हो गया? सेम। करंट सेम है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा? अलग अलग होगा तीनों के अक्रॉस, ठीक? और हम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में उसमें हम सबको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। और दूसरा है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब स्टूडेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या है कि जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलली कनेक्ट है। पैरेलली कनेक्ट होने का मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस हमारे पास पैरेलली कनेक्ट है। सो पैरेलली का मतलब हमारे पास क्या हो गया कि वो दो कॉमन पॉइंट, मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है,
दो कॉमन पॉइंट से हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्ट हो सकते हैं। देखो ऐसे, ये दो कॉमन पॉइंट थे, उसके अक्रॉस तीनों रेजिस्टर्स हमारे पास क्या होंगे, कनेक्ट। दिस इज R1, R2 एंड R3। फिर हमने इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट किया तो हमने ये देखा कि हमारे पास यहाँ से कुछ करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ पे करंट आ गया तो करंट हमारे पास तीनों पार्ट्स में इक्वल डिवाइड हो जाएगा। मतलब आई करंट था, आई का कुछ पार्ट R1 में चला गया, R2 में चला गया, R3 में चला गया, और वापस से मिलके हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जब आएगा तो हमारे पास I1 यहाँ से आ जाएगा, I2 यहाँ से आ जाएगा और I3 यहाँ से आ जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे सारे करंट मीट हो गया। मतलब जितना करंट एंटर करेगा, करंट की प्रॉपर्टी में समझाया मैंने अभी कि जितना करंट हमारे पास एंटर कर रहा है उतना ही स्टूडेंट्स करंट हमारे पास क्या करेगा, लीव। तो यहाँ पे उतना ही करंट क्या हो गया, लीव हो गया। तो करंट एंटरिंग इज इक्वल्स टू करंट लीविंग। अब हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। आई देखो अलग अलग हो गया, बट हमारे पास तीनों रेजिस्टर के केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सी। और अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकाल लिया। अब स्टूडेंट्स अगर मान लो हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं जो पैरेलली में कनेक्ट है, तो कई बार कहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है ना, हम गलती से रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना, जैसे हमारे पास दो रेजिस्टर हैं, सो 1/R किसके इक्वल होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। सो 1/R एलसीएम लोगे, यहाँ पे क्या आएगा, R1 R2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर हमारे पास क्या आ गया, R1 R2 अपॉन दिस R1 प्लस। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दो रेजिस्टर्स हमारे पास पैरेलली कनेक्ट हैं, कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हैं, उस केस में न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में क्या कर दो, ऐड कर दो। तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर है। अब हम इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चंस करते हैं एक दो, और फिर मैं इसकी फर्दर टाइप्स बताऊंगी कि कहाँ कहाँ हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, that in the given circuit for what value of x the net resistance between A and B is equal to 50 ohm। और हमारे पास क्वेश्चन ये गिवन है, सर्किट डायग्राम, दिस इज 60 ओम, ये है हमारे पास 40 ओम, ये 30 ओम, और ये है मेरे पास x ओम। अब स्टूडेंट्स हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस EB का दिया हुआ, मींस जो हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं, अब हमें आंसर दे रखा है कि मेरे को क्या दे रखा है, R इक्विवेलेंट दे रखा है, कितना, 50। ठीक, अब हमारे पास क्या बोल रहा है, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, ये x की वैल्यू निकालनी है कि मेरे पास इक्विवेलेंट 50 ओम आए। तो देखो कैसे करोगे, सबसे पहले देखो बच्चे 30 और 60 ये दो कॉमन पॉइंट से कनेक्ट है, 30 और 60। तो ये दोनों किस में हो गए बच्चे, पैरेलल में, पैरेलल में हो गए। तो अगर पैरेलल में देखा जाए तो इसमें मैं क्या करूंगी, इसको R1 मान लो, इनका पैरेलल। तो अभी बताया पैरेलल में क्या कर दो, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, मींस 30 इंटू 60, और डिनोमिनेटर में क्या कर दो, 30 प्लस 60।
So that will be equals to 1800 by 90 which will be equals to 20. तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई R1। फिर दूसरा देखो हमारे पास क्या है x और 40। तो ये दोनों भी पैरेलल है, लेट इट बी इनका पैरेलल सॉल्व करके मेरे पास क्या आ रहा है R2। तो जब मैं R2 कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 40 और x किस में हो गया पैरेलल 40 इंटू एक्स अपॉन 40 प्लस एक्स। तो आप जब भी क्वेश्चन करो एक एक पार्ट को सॉल्व करके उस सर्किट डायग्राम को रीड्रॉ कर लो, उससे क्या होगा क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी कि हाँ अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक, तो अब मेरे पास क्या हो गया ये मेरे पास कितना हो गया 20 ओम और ये मेरे पास कितना हो गया 40x अपॉन 40 प्लस एक्स। अब इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स 50 ओम और ये दोनों किस में हो गया सीरीज में। इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ कि आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल है R1 प्लस R2। अब आर इक्विवेलेंट मीन्स 50 ओम, R1 प्लस R2 दोनों है सीरीज में। ये 20 इधर आके माइनस में हो गया, बस अब सॉल्व करोगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो हमारे पास ये कितना आ गया 1200 प्लस 30x इज इक्वल्स टू 40x। सो 1200 इज इक्वल्स टू 10x। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स 120 ओम। इट मीन्स कि अगर ये डायग्राम में x की वैल्यू 120 ओम हो जाएगी तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा 50 ओम। आई होप ये सबको क्लियर है। सो लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now you have to find the magnitude of I in ampere in the given circuit is। अब मुझे करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो हमारे पास क्या होगा, ये है 1 एम्पियर यहाँ पे हो गया मेरे पास 60 ओम 15 ओम 5 ओम 10 ओम। अब मुझे क्या निकालना है ये आई की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस क्वेश्चन से ये समझ आ जाएगा कि हमें पर्टिकुलर रेजिस्टर में से करंट को कैसे कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है करंट की वैल्यू निकालनी है। आई करंट अब मेरे पास सिर्फ 60 ओम के रेजिस्टर में से पास हो रहा है। तो स्टूडेंट्स देखो अब क्या करेंगे, ये 60 ओम के रेजिस्टर में से पास हुआ तो मुझे क्या निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ आई इन एम्पियर करंट मुझे कैलकुलेट करना है। तो अब देखो स्टूडेंट ये 15 और 5 किस में है सीरीज में, यानी कि हो गया 20। इसका डायग्राम पहले बना लेना, मैं यहीं से इसको रब करके रीड्रॉ कर रही हूँ। तो ये हो गया मेरे पास 20। अब ये 60 20 और 10 ये तीनों किस में है मेरे पास पैरेलल में। तो मैं यहां से पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेती हूँ। रीजन बीइंग मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे आई निकालना है। अच्छा देखो अब आई निकालना है सो वो होगा V बाय दिस R मीन 60। और स्टूडेंट्स हमें ये बात पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है C। सो अगर ये मेरे पास तीनों पैरेलल में है तो मेरे पास पोटेंशियल क्या होगा C। तो अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूं फिर ओम्स लॉ लगा के पोटेंशियल निकाल सकती हूँ। देखो कैसे, पहले इक्विवेलेंट निकालो। सो ये हो गया 1/60 प्लस 1/20 प्लस 1/10। एलसीएम कितना आ गया मेरे पास 60 20 और 10। डाउट है सॉल्व करके चेक कर लिया करो। 10 6 2 1 120 तो एलसीएम आ गया 120। तो यह हो गया मेरे पास 2 प्लस 6 प्लस 12।
तो अब यहां से स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो जब मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूंगी, आर इक्विवेलेंट मैंने निकाल लिया, तो आर इक्विवेलेंट निकाल के मेरे पास क्या आ जाएगा, वी निकाल लूंगी। क्यों? क्योंकि वी मेरे पास किसके इक्वल है, आई इंटू आर। ठीक, करंट मेरे पास कितना है, 1। यहां से बच्चे मेरे पास सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी। अब ये v आ गया, v बाय 60 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से मुझे सॉल्व करके आंसर बताओ कि हमारे पास i कितना आ रहा है। अब सिमिलरली यहाँ पे इसमें से भी करंट निकाल सकते हो, इसमें से भी करंट निकाल सकते हो, है। तो सेम वही मेथड यूज कर रहा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि हमें v कैलकुलेट करना है। v कैलकुलेट करने के लिए मैंने पहले r इक्विवेलेंट निकाल लिया, r इक्विवेलेंट निकाल लिया तो वहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसके कुछ और टाइप्स करते हैं। देखो ये तो डायरेक्टली हो गया स्टूडेंट, सीरीज पैरेलल से हमें क्वेश्चन को कैसे करना है। अब इसमें कुछ और टाइप्स हैं जिसमें क्या है, हमें समझना होगा कि हम क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलो हमारे पास टाइप 1 है, इसमें पोटेंशियल मेथड। देखो स्टूडेंट्स, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, पोटेंशियल मेथड क्या होता है। पोटेंशियल मेथड में हमें स्टूडेंट्स ये देखना होता है कि किन दो पॉइंट्स का कॉमन पोटेंशियल है। कॉमन पोटेंशियल हम वहां से चेक करते हैं जब हमारे पास कोई ऐसा पाथ हो जिसमें कुछ भी रेजिस्टर नहीं लगा हो, तो वो दो पॉइंट होते हैं कॉमन पॉइंट। देखते हैं कैसे। ये है हमारे पास ए। अब देखो डायग्राम देख के नहीं समझ आ रहा बिल्कुल भी कि सीरीज में कौन है और पैरेलल में कौन है। देख के लगेगा कई बार कि तीनों सीरीज में एंड टू एंड कनेक्ट है, बट यहाँ पे एक पॉइंट भी तो है, अलग पॉइंट भी तो है। तो ऐसे केस के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं स्टूडेंट्स, कॉमन पोटेंशियल का। इसका मतलब यहाँ पे देखो कि जब मैं इस पाथ से आ रही हूँ, यहाँ पे कुछ भी रेजिस्टर नहीं है। इसका मतलब जो पॉइंट ये होगा, ये एक कनेक्टिंग वायर है। इस कनेक्टिंग वायर में कुछ भी रेजिस्टर नहीं है। तो जो पॉइंट ये होगा, ये पॉइंट क्या है, ए। ऐसे ऐसे आते जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे भी ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ए। अब ये पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, देखो ये बी है, ये अगेन कंडक्टिंग वायर है, मतलब ये पॉइंट भी क्या हो गया, बी। अब मैं यहाँ से आती गई ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे कोई रेजिस्टर नहीं है, तो मैंने देखा ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, बी। अब मैं इस सर्किट डायग्राम को क्या कर लूंगी स्टूडेंट्स, रीड्रॉ कर लूंगी। रीड्रॉ कैसे किया, दो पॉइंट ले लिए थे मैंने, ए और बी। ए और बी में रेजिस्टर कितना है, और फिर ए और बी पॉइंट में रेजिस्टर कितना है, आर। फिर ए और बी पॉइंट पे रेजिस्टर कितना है, आर। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाई हो गया। तो अब मेरे पास स्टूडेंट्स क्या हो गया कि ये जो ए बी के अक्रॉस रेजिस्टर है, वो ये तीनों का क्या होगा, पैरेलल होगा। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इक्वल रेजिस्टर है तो r/3 हो जाएगा, सिंपल। 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तो यहाँ से r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, r/। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर डायरेक्ट देखोगे तो क्वेश्चन बहुत टफ लगेगा, समझ नहीं आएगा। देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टाइप 1। अब मेरे पास क्या है, एक सर्कल है।
इस सर्कल में मेरे पास रेजिस्टर कनेक्ट है, ये है मेरे पास R, ये सेंटर है, इधर भी मेरे पास क्या है R, इधर भी मेरे पास क्या है R, ये भी है मेरे पास R, ये पॉइंट है E और यहाँ पे पॉइंट है B। अब मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालना है बिटवीन A एंड B। R इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन A एंड B। अब देखो इसी क्वेश्चन क्या समझ आ रहा है, लगेगा अरे ये A और B के बीच में ब्रेक है तो ये किस में होगा, फिर ये सब आपस में इतना होच पोच हो रखा है, कैसे कनेक्ट है। हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो ये B पॉइंट है, यहाँ पे भी लग रहा है हमारे पास कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। ये B पॉइंट है, ऐसे गई, ये पॉइंट भी मेरे पास क्या हो गया B, क्योंकि कोई रेजिस्टर नहीं है। फिर ऐसे आती जा रही हूँ, ये पॉइंट भी मेरे पास क्या है, ऐसे आती जा रही हूँ, ये पॉइंट भी क्या है, ये पॉइंट A था, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको कुछ अनदर नेम दे दो क्योंकि ये अब अलग पॉइंट होगा। मान लो ये दे दिया मैंने X, समझ आ गया। अब हमारे पास 3 पॉइंट है A, B एंड X। मीन्स सारे रेजिस्टर, सबका रेजिस्टर R है, सारे रेजिस्टर सिर्फ ये 3 पॉइंट से कनेक्ट है A, B एंड X। तो अब इसको हम रीड्रॉ कर लेते हैं। रीड्रॉ कैसे करेंगे, हम एक पॉइंट A यहाँ लिख लो, B यहाँ लिख लो, X कहीं बीच में लिख लो, कहीं पे भी लिख सकते हो, इट्स कम्प्लीटली योर विश। बट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करोगे तो हमें ये समझ आने लगता है कि कैसे क्वेश्चन सिंप्लीफाई इजीली हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो बच्चे जल्दी से, ये X और B में कितना रेजिस्टर है R, तो X और B में मेरे पास कितना रेजिस्टर है R, ये हो गया एक कवर। फिर X और B में कितना है R, X और B में कितना है मेरे पास R, ये दूसरा भी कवर हो गया। फिर अगले X और B में कितना है R, फिर मेरे पास ये A और X में कितना है R, A और X में कितना है R। तो अब मेरे पास ये R, 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 ये तीनों मेरे पास कितने किस में हो गए, सिंपली पैरेलल में। तो इसका कॉम्बिनेशन मेरे पास पैरेलल में सॉल्व करके कितना आ जाएगा, R/3। फिर R/3 सारे साथ किस में है, सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट मेरे पास कितना हो गया, R प्लस R/3। सो ये हो गया 4R/3 इज द आंसर, R इक्विवेलेंट। आई होप ये सबको क्लियर हो गया टाइप। कोई डाउट है इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। अब टाइप 2 पे मैं बता रही हूँ कि हमें अगर क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज पे आ जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज बताती हूँ क्या है, तो हमें क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करना है। इसकी डिटेल तुम लोग क्लास 12th में पढ़ोगे, इसका डेरिवेशन कंप्लीट, क्योंकि अभी हम LNCGS का क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। सो हमें क्वेश्चंस की टाइप को समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो अब मेरे पास देखो व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है कि अगर दो रेजिस्टर्स का रेशियो मेरे पास क्या है, सेम, तो हमारे पास जो मिड वाला रेजिस्टर होगा उसमें से मतलब उसका कोई यूज नहीं है, उसमें से कोई करंट पास नहीं होगा, उसमें से करंट पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो दो कॉमन पॉइंट से कनेक्ट होंगे, सेम पोटेंशियल होगा। सो वहां पे हमारे पास उसका कोई यूज नहीं होगा। देखते हैं कैसे। देखो इसे डायरेक्ट थ्योरी समझोगे तो नहीं समझ आएगा, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट। अब मेरे पास ये कितना है 2 ओम, ये बीच में कनेक्ट है 3 ओम का, ये है मेरे पास 4 ओम, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब मुझे इक्विवेलेंट निकालना है AB का। देखो अब क्या करेंगे, अब बच्चे देखो कि कहाँ कहाँ रेशियो सेम है। देखो ये 2 और 4, 2 डिवाइडेड बाय 4 करूँ तो कितना होगा 1:2, और यहाँ पे भी कितना हो गया 1:2। ठीक है, तो इसका मतलब अब जब रेशियो सेम होगा, सो व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग हमारे पास ये
ये मानो मैंने नाम दे दिया x और ये y, तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट ये x और y सेम पोटेंशियल पे हैं, तो इसका कोई यूज नहीं है। अभी मैंने बताया मतलब वो एक डायरेक्ट कंडक्टिंग वायर होगी, उसमें से कुछ भी करंट पास नहीं होगा, इसको आप भूल जाओ, मतलब अब इसको उड़ा दो, भूल जाओ, ठीक। तो चाहे है चाहे नहीं है, बात एक ही है, मतलब इसका कोई यूज नहीं था 3 ओम का, ठीक। तो इसको भूल जाओ, कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब ये 2 और ये 4 दोनों सीरीज में है, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट 6 ओम। फिर ये 1 और 2 किस में है सीरीज में, सो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन कितना हो गया 3। सो आर इक्विवेलेंट मेरे पास कितना हो गया, R1 R2 मल्टीप्लाई कर दो अपॉन R1 प्लस R2, तो ये हो गया 18/9 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से मेरे पास देखो क्वेश्चन कितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया, अदरवाइज समझ ही नहीं आता था कि कैसे हमारे पास उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब देखो, अब मैं सेम पोटेंशियल मतलब जो टाइप 1 थी और टाइप 2 है व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको मिला के एक क्वेश्चन बता रही हूँ, देखना इसको। क्वेश्चन नंबर कितना था 2। बहुत सारे क्वेश्चन की टाइप डिस्कस कर रही हूँ स्टूडेंट, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करना, कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो एंड ट्राई मोर एंड मोर क्वेश्चंस। जितना ट्राई करोगे उतना ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, और दूसरा उतना ज्यादा इस पे अच्छी कमांड होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक, दो, 3 रेजिस्टर आर 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 इस तरीके से लगे हुए हैं, और यहाँ पे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, आर एंड आर। अब मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट का ए और बी का। देखना आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे बच्चे तुम्हें ऐसा नहीं दिख रहा है कि कहीं पे ऊपर मतलब कंडक्टिंग वायर है, रेजिस्टर कनेक्ट है, इसका मतलब अब इस पॉइंट को कुछ और एज्यूम करना होगा और इस पॉइंट को कुछ और एज्यूम करना होगा। अब ऐसा नहीं कर सकते कि ये ए है तो इसको भी ए ले लो, नहीं, क्यों, क्योंकि बीच में रेजिस्टर आ गया, सो दैट मीन्स इन पॉइंट्स को हम डिफरेंट लेंगे। सो लेट इट बी कि ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने सी। अब ये ऐसे गई, यहाँ रेजिस्टर है, तो ये अगर बी है तो ये बी नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टर है। हाँ, अगर रेजिस्टर नहीं होता तो ये वाला पॉइंट भी बी होता, बट अब इसको ले लो डी पॉइंट। अब 4 पॉइंट हो गए ए बी सी एंड डी, इन चारों के बीच हम रेजिस्टर को मतलब सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये नाम दे दिया ए, इधर है बी, यहाँ पे पॉइंट दे दिया सी, और यहाँ पे एक पॉइंट है डी। तो देखो अब ये ए और बी है ना, अब ए और डी सीधा सीधा देख के चलो सीरीज में कि ए और डी में क्या रेजिस्टर है आर, तो ये ए और डी में मेरे पास रेजिस्टर कितना है आर। फिर ये बी और ये सी, बी और सी में कितना है आर, बी और सी में भी कितना है आर। फिर ये वाला पॉइंट तो बी ही था, बी और डी में कितना है आर, तो ये रहा बी और ये रहा डी, बी और डी में भी कितना है स्टूडेंट्स आर। कौन सा बच गया, ए और सी बच गया, ठीक है। ये ए और सी में कितना है आर, सी में कितना है आर। अब बचा सी और डी, सी और डी में कितना है आर। अब स्टूडेंट्स देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया। अब यहां से देखो ये आर और आर का रेशियो 1:1, ये आर और ये आर का भी रेशियो 1:1, इसका मतलब इसका कोई यूज नहीं है, भूल जाओ इसको। सो अगर इसका कोई यूज नहीं है, इसको यहाँ से हटा दो, चाहे अगर कंफ्यूजन हो रहा है सो पॉज करके जरूर इसको करना क्वेश्चन को। तो ये आर और आर किसमें हो गए सीरीज में, सो आर और आर का सीरीज कितना हो गया 2r। इसको सॉल्व करके मेरे पास कितना आ गया 2। अब इसको सॉल्व करके भी कितना आ गया 2r। सो आर, अब ये दोनों आपस में किसमें हो जाएंगे पैरेलल में, सो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में क्या कर दो स्टूडेंट्स ऐड।
So that is equals to 4r square by 4r. So r equivalent मेरे पास कितना आ जाएगा students? That's sorry. So that's your final answer, that r equivalent is equals to r. I hope students ये सबको clear होगा. अगर किसी को doubt है so you can ask me in comments. और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो. अगर हाँ कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो मेरे को उसकी पिक्चर सेंड कर सकते हो, सॉल्व कर लूंगी. प्रीवियस ईयर के NECGS के क्वेश्चन ट्राई करो कि इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं. ठीक है. अब जैसे हमारे पास पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो वो बहुत सिंपल है. उनको मतलब जो मेजर टॉपिक्स थे वो मैंने डिस्कस करनी है. अब कुछ क्वेश्चंस तुम ट्राई कर सकते हो, नहीं बने तो मेरे से पूछ सकते हो. ठीक है. सो हमारे पास सिर्फ एक ही चैप्टर अब हमारा डिस्कस करना बचा है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ओके देन, हैव अ नाइस डे.